इतिहास का कोई भी प्रश्न हो, कोई भी एग्जाम हो और इतिहास में दिल्ली सल्तनत से प्रश्न ना पूछे, ऐसा हो नहीं सकता है। और प्रश्न तो पूछे वो बात की बात है। हम नॉलेज के लिए जानेंगे, आज दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत क्या था, इसकी स्थापना कैसे हुई थी और इसकी अंततः कैसे हुई थी। एक ही वीडियो में पूरा हम नहीं बताएंगे, प्लेलिस्ट बना देंगे, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। हालांकि क्लिप करके बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, मुझे बनाने में भी परेशानी होती है। चलिए आज शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत के पहले भारत पर जो राज कर रहा था वो था मोहम्मद गौरी। हाँ, मोहम्मद गौरी ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वास्तविक संस्थापक नहीं था, ये डिटेल में देखते हैं ना। दिल्ली सल्तनत चला था 1206 से 1506 तक। दिल्ली सल्तनत चला था 1206 से 1506 के बीच में। और इसमें 5 मुस्लिम वंश थे। अरे वंश मतलब आप क्या समझते हैं? जात समझ लीजिए एक तरीके से कि जात हो गए, जैसे कि हमारे यादव जी हो गए, भूमिहार जी, राजपूत जी, पंडित जी। इस तरीके से आप 5 वंश थे जो मुस्लिम थे। 5 के 5 मुस्लिम थे। कौन कौन थे देखते हैं। पहला में तो गुलाम वंश, पहला में जो वंश था गुलाम वंश ने स्थापना किया था 1206 से 1290। खिलजी वंश 1290 से 1320। मतलब इसका शासन, अब कोई पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में 5 मुस्लिम वंश थे तो गुलाम वंश का कितना शासन चला? 1206 से स्टार्ट किया, 1290 में इसका कहानी समाप्त हो गया। खिलजी का कितना शासन चला? 1290 में स्टार्ट किया, 1320 में इसका समाप्त हो गया। तुगलक ने वंश ने 1320 में स्टार्ट किया, 1414 में ख़त्म। सैयद वंश 1414 से 1451। लोधी वंश ने 1451 से 1526। याद करने का सिंपल सा ट्रिक हम आपको बताते हैं कि गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाब से गुलाम वंश, खिले खिलजी वंश, तो तुगलक वंश, सुगंध सैयद वंश, लोधी वंश। इसका चला था, आप याद कर लेंगे, एकदम सीक्वेंस में है, अब लिख दिए हैं, देख लीजिएगा। अब गुलाम वंश का स्थापना भैया किसने किया था? गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था? इसमें 2 चीज़ आता है, एगो स्थापना करना, एगो वास्तविक स्थापना करना। देखिए, गुलाम वंश का जो संस्थापक था ना वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इसने वास्तविक तरीके से स्थापना नहीं की थी, क्योंकि इसने क्या किया कि दिल्ली में यहाँ रह रहा है, दिल्ली सल्तनत नाम दिया है, राजधानी बनाया है पाकिस्तान लाहौर को, तो कोई माने मतलब नहीं हुआ। इसी वजह से इसे वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अब मोहम्मद गौरी का गुलाम था, लेकिन बहुत बढ़िया गुलाम था, इसलिए मोहम्मद गौरी ने इसे एक उपाधि दी थी, मलिक की उपाधि दी थी। कहता था, मतलब मलिक मतलब मालिक था, गुलाम, लेकिन कहता था मोहम्मद गौरी की नहीं, ये तो मेरा गुलाम है, लेकिन हम इसे मालिक कहेंगे, इसलिए इसे क्या कहा गया? मलिक कहा गया, मलिक कहा गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जैसे ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 12 तारीख 6ठा महीना 1206 ईस्वी में अपनी राजधानी लाहौर में स्थानांतरित की, मतलब स्थापित की। और इसी दिन इसका राज्याभिषेक किया गया कि लाहौर के राजा आप हैं और आप लाहौर को राजधानी बनाए हैं। ठीक है। और देखिए, इसे लाख बख्श भी, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ना बहुत बड़ा दिल था, लाखों रुपए में दान देता था, बहुत अमीर था, एकदम भौकाल पूरा था इसका। तो इसे इसलिए कहा गया, इसे लाख बख्श कहा गया, लाख बख्श इसे कहा गया। और मोहम्मद गौरी ने इसे क्या कहा था? था गुलाम, मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसे मालिक कहता था क्योंकि बढ़िया गुलाम था। अगर आप गुलाम होते हुए भी बढ़िया काम करते हैं तो आपको मालिक की उपाधि दी जाती है। देखिए, और देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का एगो सेनापति था। सेनापति कौन था? सेनापति था बख्तियार खिलजी। ये वही बख्तियार खिलजी है, मन तो करता है गाली दे, लेकिन नहीं देंगे। ये वही बख्तियार खिलजी है जो नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। ये वही बख्तियार खिलजी है। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। अब देखिए, अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। पोलो खेलते वक्त घोड़ा से गिर के मृत्यु हो गई थी। और इसने राजधानी बनाया था कहाँ? लाहौर में। तो इसको लाहौर में दफना दिया कि जाओ तुम लाहौर को राजधानी बनाए हो, तुमको लाहौर में दफना देंगे। 1210 में इसकी मृत्यु हो गई पोलो खेलते वक्त, और लाहौर में इसे दफना दिया गया। अब बात आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? तो इसका एक उत्तराधिकारी था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था आराम शाह। आराम शाह ऐसा था कि वो खाली आराम करते रहता था। और आराम शाह कब से कब तक था? इसका उत्तराधिकारी था कौन? आराम शाह। आराम शाह का कार्यकाल था 1210, क्योंकि 1210 में तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। अब इसके बाद 1210 से 1211 तक आराम शाह, क्योंकि आराम शाह इतना कम शासक किया ना, मतलब 8 महीना तक इसने शासन किया।
8 महीना तक इसने गद्दी पर बैठा, क्योंकि ये अयोग्य शासक था। और जब तक आप में योग्यता नहीं होगी तब तक आप एक घर तो चला नहीं सकते हैं और पूरा सल्तनत चलाने की सोच रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। तो देखिए ये अयोग्य शासक था, इसलिए इसका क्या हुआ ना कि 8 महीना तक गद्दी पर रहा, 1210 में बैठा था, 11 में इसको क्या किया कि इल्तुतमिश ने इसे मार दिया। और इल्तुतमिश में देखिए गद्दी का जो लालच होता है ना बहुत बुरा होता है, कोई केकरो मार देगा। इल्तुतमिश ने इसे क्या किया कि 8 मई तक शासन किया। अब इल्तुतमिश ने इसे क्या किया, मार दिया। और 1211 में इल्तुतमिश ने दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। अब देखते हैं कि इल्तुतमिश कौन था, क्या था, कैसे था, इसको देखते हैं। इल्तुतमिश को लाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक जीत मतलब छोटा था इल्तुतमिश, तो युद्ध जीत कर लाया था। युद्ध का मुझे शायद नाम नहीं याद है, अलगुहान की तो कैसा ऐसा कुछ था। उसने युद्ध जीत कर इल्तुतमिश को लाया था कि चलो मेरे घर। गुलाम था ही इल्तुतमिश, क्या था, गुलाम था। अब घर कोई बच्चा को लाया है टांग के, उसे काम करवा रहा तो गुलामे ना हुआ। और फिर क्या किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाद में यही इल्तुतमिश से अपनी बेटी की शादी करवा दी। मुस्लिम लोग में थोड़ा सा ये सब होता है, मतलब कि करो टांग के लाया घर से अपनी बेटी को शादी करवा दिए, इल्तुतमिश से शादी करवा दी। तो क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक का बाद में बन गया ये दामाद। और यही दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम से आके हत्या तो इल्तुतमिश ने कर ही दी थी, ये गद्दी पर बैठेगा। अब आइए देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में।